अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2022 के चुनाव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को वर्टिकली डिवाइड कर दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अलायंस और सोशलिस्ट अलायंस यानी समाजवादी पार्टी के अलायंस के बीच लड़ा गया था। और आपको ध्यान हो तो मोर देन लगभग 85% का जो वोट शेयर था वो इन दो अलायंस पार्टनर्स के बीच बटा था। क्या 2022 जैसी स्थिति का निर्माण 2024 में भी होगा? और दो ध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था के तहत ही क्या उत्तर प्रदेश में 2024 के इलेक्शन लड़े जाएंगे? जवाब इसका हाँ भी हो सकता है, लेकिन राजनीति और क्रिकेट संभावनाओं का खेल है। यहाँ कभी भी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अभी भी ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने जा रहा है। आज हमारी परिचर्चा का विषय यही रहेगा कि उत्तर प्रदेश में अगर दो ध्रुवीय चुनाव होगा तो फिर बीएसपी और कांग्रेस जैसे दल क्या करेंगे, और यूपी में इस बार मतदाता का मूड क्या है। यही आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों आप कोई देख रहे होंगे कि 2022 के बाद ऐसी राजनीतिक स्थिति का निर्माण उत्तर प्रदेश के भीतर हो रहा है कि पहले बाइपोलर इलेक्शंस होते थे। 90 के दशक से लेकर 2007 तक उत्तर प्रदेश में लंगड़ी लूली बैसाखी पे चलने वाली सरकारों का दौर था। अलायंस की सरकारों का दौर था। 23 दल मिलकर सरकार बनाते थे। लेकिन बहनों भाइयों, 2007 में मायावती ने उस मिथक को तोड़ दिया। टूट गया वो मिथक कि उत्तर प्रदेश में बैसाखी की सरकारें चलती हैं, लूली लंगड़ी सरकारें होती हैं, या फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके बनाई गई एक औसत सरकार। 2007 के बाद से उत्तर प्रदेश ने हमेशा जिसको भी दिया छप्पर फाड़ कर दिया, और जिसको भी छीना उसको भिखारी बना दिया। सब छीन लिया। 2007, 2012, 2017, 2022 स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं। सबको चांस दिया, बीएसपी को भी, समाजवादी पार्टी को भी, बीजेपी को भी। तो अब 24 में मतदाता का मूड क्या है? उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में दिल्ली में किसको चाहती है? उसके मन में क्या चल रहा है? और वोटिंग पैटर्न में क्या कोई तब्दीली आई या नहीं आई? आज हम इस डिबेट के जरिए इसको डिकोड करेंगे। ये एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा है बहनों भाइयों, जो ये तय करेगी कि 2024 में इलेक्शन में वोटिंग का पैटर्न उत्तर प्रदेश के मतदाता का वही है जो 22 में था, या फिर स्लाइटली उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है या परिवर्तन आएगा। वो कौन से मसले हैं जो उत्तर प्रदेश में दो ध्रुवीय राजनीति के तरफ संकेत दे रहे हैं? बाकी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीएसपी हो, मायावती हो, या कांग्रेस प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश में ये पॉलिटिकल रेलिवेंसी क्यों खोते जा रहे हैं? वो कौन से कारण हैं कि जनता में जहां इनके तूती बोलती थी 30% वोट शेयर थे इनके, आज वो घटकर 10-12% पे, कोई 2% पे खड़ा है? कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी, जिसने तकरीबन 45% वोट शेयर पर कंट्रोल कर रखा है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी भी उसके पीछे खड़ी है अपने अलायंस के साथ। 36% से ज़्यादा के वोट शेयर पर उसका नियंत्रण है। तो देखिए, बढ़ कौन रहा है? बीजेपी और उसके अलायंस। अपोजिशन में कौन बढ़ रहा है? समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर्स। घट कौन रहा है? मायावती। घट कौन रहा है? छोटे दल। घट कौन रहा है? कांग्रेस। तो क्या यही वोटिंग पैटर्न हमारे लिए 2024 में भी होगा, या इस वोटिंग पैटर्न में कोई तब्दीली आएगी? आप आज भी देखें तो ग्राउंड पर बीजेपी का अलायंस और समाजवादी पार्टी का अलायंस मुखातिब है। तो मायावती और कांग्रेस की भूमिका क्या है? इन दोनों को मिला दें तो तकरीबन इनके पास 14 से 15% का शेयर है, लेकिन वो बटा हुआ है। पर बुद्धिजीवियों का, पॉलिटिकल पंडित्स का एक तबका है जो कहता है कि राष्ट्रीय चुनावों में उत्तर प्रदेश का मतदाता डिफरेंटली बिहेव करता है। मुझे तो नहीं लगता कि डिफरेंटली बिहेव करता है। इधर 3 इलेक्शंस में देखें तो 2009, 2014 और 2019। अब कुछ लोग उसके पहले के दशक का देखते हैं तो तब एक अलग पीढ़ी थी। अब एक नई जनरेशन है जिसका वोटिंग पैटर्न बिल्कुल एक है।
इसी वोटिंग पैटर्न के साथ 2024 का चुनाव क्या होगा, होगा तो किसके पास क्या शेयर आने वाला है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अभी जो आपको छिटके हुए लग रहे हैं चुनाव के वक्त, बहनों भाइयों, अलायंस पार्टनर्स बढ़ेंगे। जो आज एक दूसरे को मुंह भर भर कर गालियां दे रहे हैं, तब यही कहेंगे कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों से देश को बचाने के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं। तब बीजेपी भी कहेगी कि देश में लोकतंत्र को और एक विचार को मजबूत करने के लिए फला हमारे साथ आए। अलायंसेस भी मजबूत होंगे, बिखरेंगे भी, लेकिन एक लार्जर फ्रेम यही होगा जो इस वक्त विद्यमान है। तो इस लार्जर फ्रेम के स्टेक होल्डर कौन कौन है? देखिए, ये बहुत पॉलिटिकल डिबेट है, इसलिए इसको राजनीतिक नज़रिए से भी समझिए। और वो लोग विशेष तौर पर जो डिबेट्स के जरिए एक ओपिनियन को बिल्टअप करते हैं या अपनी राय देते हैं। आप अपनी राय फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, जहां भी आप मौका पाएं, जरूर इस बारे में लिखें। जो डिबेट इस वक्त चल रही, सवाल भी पूछें। तो बीजेपी और उसका अलायंस की बढ़त क्या है? और जो वोट बीजेपी के खिलाफ है उत्तर प्रदेश के भीतर, उसके पास विकल्प क्या बचता है? सिर्फ एक, सोशलिस्ट अलायंस। और जो इन सबको नहीं चाहता वो किसके साथ खड़ा है? बीजेपी के साथ खड़ा है। अब चूंकि पिछले चुनाव में 2022 में बीएसपी और कांग्रेस की बहुत बुरी गत हुई उत्तर प्रदेश में, तो इनके वोटर्स के पास विकल्प क्या बचे? या तो बीजेपी या समाजवादी पार्टी, यानी उनके अलायंसेस। और अभी भी कमोबेश स्थिति में कोई परिवर्तन राजनीतिक तौर पर मुझे तो दिखाई नहीं देता। ग्राउंड के मुद्दे को लेकर बीएसपी का इनएक्टिव होना, अपने खास वोट बैंक के परवाह भी न करना, उनके ऊपर हो रही जुल्म जातियों पर भी आंख बंद कर लेना, कान बंद कर लेना, मुंह पर टेप, सिर्फ उंगलियां चलेंगी, 2 ट्वीट आएंगे। 2022 का चुनाव के हारने के बाद 1 साल से कांग्रेस कहां गुम है, शायद कांग्रेस को भी नहीं पता। और उधर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड तैयारी के साथ आ रही है। जो चले गए थे उनको भी वापस ला रही है। सुनील बंसल को भी जिम्मेदारी दी। एक टीम बन गई है जो सांसदों की शॉर्टलिस्ट कर रही है। और बहनों भाइयों, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी अपने मौजूदा सांसदों के टिकट काट देगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, बीजेपी बड़ी तादाद में मौजूदा सांसदों के टिकट काटेगी और बहुत ही ब्रूटली काटेगी। समाजवादी पार्टी इस चक्कर में है कि पहले बीजेपी का पत्ता खुले, फिर हम अपना खोलेंगे। और कल से उनकी कलकत्ता में कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। उनका पॉलिटिकल एजेंडा भी साफ होगा कि आखिर समाजवादी पार्टी के भीतर किस तरह के राजनीतिक विचार को वो 2024 में आगे बढ़ाएंगे। ये विस्तृत प्रस्तावना मैंने इस वक्त इसलिए रखी क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही पॉलिटिकल प्रदेश है। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे 15-20 पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स आपको मिल जाएंगे, राजनीतिक पंडित। यहाँ हर आदमी समझदार है, राजनीतिक रूप से जागृत लोगों का प्रदेश है ये। तो सबको जागना चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए। कुछ बयान सुन लें आप। 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश को दिशा तय करनी है। उत्तर प्रदेश ने ही प्रधानमंत्री बनाए हैं और उत्तर प्रदेश को ही आज पीछे छोड़ दिया। ये सरकार कह रही है कि केवल 100 में 4 लोग बेरोजगार हैं। क्या ये सच है? किसान की आय दोगुनी, बताओ, आलू भटक रहा है किसान, आलू की कीमत क्या दे रही सरकार? डीजल पेट्रोल महंगा, सिलेंडर दे नहीं पा रहे और बिजली का बिल कितना महंगा है और हर सड़क चौराहे पे, डिवाइडर पे सांड स्वागत कर रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश। 19 में सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सबने गठबंधन कर लिया। उसके बाद भी 51% वोट के साथ हमारे 64 सांसद जीते। अब रामपुर और आजमगढ़ जोड़ करके हम लोग 66 सांसद हो गए। ये 66 को हमें 80 में परिवर्तित करना है 2024 में। आम जनता भी इंतजार कर रही है। महंगाई पे आज देश पर चर्चा नहीं हो रही है, बेरोजगारी पर आज देश पर चर्चा नहीं हो रही है, जनहित मुद्दों पर सवाल उठाने पर ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है। तो हम तो जनता की अदालत में हैं। 2024 में देश की जनता ने संकल्प ले लिया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम एक नई सरकार देने जा रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस बीच अपोजिशन में भी एक पॉलिटिकल इक्वेशन में चेंज आए हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली भी छोड़ने को तैयार नहीं है। कारण क्या है इसके पीछे? हमें इसके कारणों की आज डिबेट में समीक्षा करनी है कि 2 ध्रुवीय राजनीति की तरफ उत्तर प्रदेश अब परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है। पार्शली जवाब हाँ भी हो सकता है।
मेरे साथ राकेश त्रिपाठी बीजेपी से हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार, शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस से हैं और अरुण राजभर SBSP से हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। तो भाई राकेश त्रिपाठी जी, आप अपोजिशन का मुकाबला कैसे करेंगे? अपोजिशन ने भी पर्याप्त तैयारी की है, तो अब ये मान लें कि 2 ध्रुवीय चुनाव है, आप उसके लिए तैयार हैं और आपको भी ये सूट करता है? तैयारी तो अपोजिशन को करनी होगी कि भाजपा का मुकाबला कैसे करे, क्योंकि कई प्रकार के समीकरण बना करके, कई प्रकार के गठबंधन करके विपक्ष ने सारे प्रयास कर लिए। विशेष करके समाजवादी पार्टी ने हाथी का साथ ले लिया, हाथ से हाथ मिला लिया, लेकिन सब प्रयास विफल रहे हैं उनके। वो केशवदेव मौर्य का महान दल भी लेकर के आए थे और ओम प्रकाश राजभर जी की सुभाषपा से भी उन्होंने अपना नाता जोड़ा था, लेकिन सारे प्रयास उनके विफल हो गए। 2014, 2017, 2019, 2022 तमाम उपचुनाव, तमाम पंचायत के चुनाव, निकाय के चुनाव, सब में समाजवादी पार्टी की करारी शिकस्त हुई है। ऐसी स्थिति में ये समाजवादी पार्टी को, और कांग्रेस तो आपने खुद ही कहा कि मृतप्राय अवस्था में है, केवल 1 सांसद और 2 विधायक। मैंने मृतप्राय नहीं कहा, मृतप्राय आपका शब्द है, वो समाजवादी मेरे ऊपर मत चिपकाओ त्रिपाठी जी। नहीं ठीक है, आपके कहने के भाव सबने समझ लिए थे, मैं उसको शब्द दे करके कह रहा था, मृतप्राय ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, और बहुजन समाज पार्टी केवल 1 विधायक उत्तर प्रदेश में जिता पाई है, इसलिए किसी से कहने की स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, हम उन सीटों को जय में बदलने के लिए कैसे अलग प्रकार की व्यूहरचना कर रहे हैं। हमने क्लस्टर्स बनाए हैं, केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास कर रहे हैं, हर लोकसभा में हमने लोकसभा के संयोजक, लोकसभा के प्रवासी, इन सबकी योजना करके लोकसभा के लाभार्थियों के साथ संवाद संपर्क करना, हम उसकी पूरी व्यूहरचना करने का काम कर रहे हैं। रायबरेली और मैनपुरी ऐसी 2 सीटें हैं जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिल सकी है, और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार ये जो प्रवास आप लोग करते हैं, पार्टी कमल का तो इस पे सिलेंडर या महंगाई पे भी तो बात करते ही होंगे गांव-गांव जाके। निश्चित तौर पर हर मुद्दे पर बात होती है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कहीं कोई समस्या नहीं बची है। कोई समस्या हो, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए हम जनता के साथ खड़े हैं। जो कुछ विषय ऐसे होते हैं, गैस, पेट्रोलियम के पदार्थों का उत्पादन भारत में नहीं होता है, हम बहुत सारी इन बातों के लिए निर्भर है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, रसिया है, जहां से हम इन पेट्रोलियम पदार्थों को लेते हैं, इन पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई से हम बिल्कुल वाकिफ हैं, लेकिन उनकी क्षतिपूर्ति हम कैसे कर सकें, हम कैसे विशेष तौर पर जो सबसे गरीब वर्ग है उस गरीब वर्ग के कल्याण के लिए क्या क्या काम किए जा सके, कि आयुष्मान भारत के तहत उसका हम ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अंतरराष्ट्रीय कारक हावी होते हैं। ये डिस्कवरी अभी हाल फिलहाल हुई या काफी पहले जब आप लोग अपोजिशन में थे तब भी थी? ये डिस्कवरी ताजी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ब्रजेश जी, लेकिन ये सच्चाई है कि जब बाकी व्यवस्थाओं में वो गरीब व्यक्ति का सहारा कोई नहीं बनता था तो ये मार भी उनके ऊपर दोहरी होती थी, लेकिन आज हमने गरीब व्यक्ति को कम से कम, आज चाहे फूड सिक्योरिटी का मसला हो, या आज उसके बिजली के कनेक्शन से संदर्भित मसला हो, या भ्रष्टाचार से जिसको 2-4 होना पड़ता था, या आज उसके हेल्थ सेक्टर का मसला हो, आप प्रवक्ता के साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और राजनीति को बहुत सामने सामने देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वक्त हो गया आपको भी। आप ये मानते हैं कि अब बाइपोलर पॉलिटिक्स का वक्त आ गया और उत्तर प्रदेश में 2 ध्रुवीय चुनाव व्यवस्था ही काम कर रही है? देखिए, एक पक्ष और एक विपक्ष, ये तो हमेशा रहा है। विपक्ष अपने आप को एकजुट होने की कोशिश करता है कि हम एकजुट होकर के एक विपक्ष की एक राय बनाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्ष के हालात इस मामले में बेहद खराब है। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, विपक्ष एक पक्ष नहीं बन पा रहा है। लेकिन इस सारी बातों के बावजूद सबके अपने एक वोट परसेंटेज हैं। बहुत खराब अवस्था में भी बहुजन समाज पार्टी 2.5 के अंक तक वोट प्रतिशत पा ही जाती है, उससे उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सारी कमजोरियों के बावजूद, मृतप्राय हो जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी भी हर विधानसभा क्षेत्र में अपना कुछ ना कुछ 1000 वोट तो पा ही जाती है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। छोटे छोटे अन्य राजनीतिक दलों का या निर्दलीयों का भी अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव होता है। इन सारी बातों को चुनाव के समीकरणों के आधार पर ध्यान दिया जाता है। मुख्य मुकाबला आपको आपका सोशलिस्ट अलायंस से ही है, लोकसभा चुनाव में पा चुकी है। जी, दोबारा से एक बार सवाल। सोशलिस्ट अलायंस ही आपके अपोजिशन में है, ये बात आप स्वीकार करते हैं? नहीं, अलायंस आज हमारे खिलाफ इस समय कोई बन नहीं पा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी का अलायंस सबसे मजबूत है। आज भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत अवस्था में है। आज निषाद पार्टी के साथ हो या अपना दल के साथ हो, हमारा गठबंधन मौजूद है, मजबूत है। आवश्यकता पड़ेगी किसी और से गठबंधन करने की, कोई और उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए आना चाहेगा तो उसको भी हम साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश किसके ऊपर डोरी डाल रहे हो भैया? होगा तभी देश बेहतर होगा। ओम राजभर जी मौजूद हैं, बात कर लो। मतलब यही है, कोई बाहर है नहीं, एक विंडो में दिख रहे हैं, बात कर लो सामने सामने। नहीं, आप केवल राजभर जी को क्यों कह रहे हैं? रोहित अग्रवाल भी मौजूद हैं यहाँ। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिसको भी लगेगा कि उत्तर प्रदेश की बेहतरी करनी है और उनको अपने दल की भी बेहतरी करनी है, रोहित तसल्ली रखो, उसका खामियाजा नहीं भुगतना है, वो आएंगे। मैं आशुतोष वर्मा को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आशुतोष जी, शुक्रिया आपका। तो आप भारतीय जनता पार्टी को, आपका अलायंस सामना करने के लिए तैयार है? जी बजी, धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है इतने द्वेलित हो जाते हैं, लेकिन हम 2022 की ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और आपके प्रोग्राम के माध्यम से आपके दर्शकों को भी पता चल जाए कि स्थिति कहाँ है। 2017 में हमारी सरकार चुनाव हारी और हम लोग सरकार से हट गए, लेकिन 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को इस उत्तर प्रदेश ने देखा, और 2022 का जब इलेक्शन हुआ तब माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी गठबंधन 125 सीटें जीत के 47 से छलांग लगा के अपने वोट प्रतिशत को 10% से ज़्यादा बढ़ाती है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए मात्र 1% अपने वोट को बढ़ा पाई है। हमने 64 नई सीटें जीती हैं 2022 के इलेक्शन में, और ये 64 नई सीटें जो जीती हैं उसमें से 5 सीटें कांग्रेस से हमने जीती हैं, 18 सीटें बहुजन समाज पार्टी से जीती हैं, लेकिन 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी से वापस छीन ली हैं। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जनता ने 17 से लेकर 22 तक हमारी तरफ विश्वास दिखाना शुरू कर दिया है। अगर 3-3.5 लाख वोट और होते तो आज सरकार में हम होते। तो हम मानते हैं कि समाजवादी पार्टी अपनी मेहनत कर रही है और पुरजोर से उसका असर जो है 2024 के इलेक्शन। लेकिन आपके अलायंस पार्टनर्स कम होते जा रहे हैं, और ये आपके लिए गंभीर राजनीतिक चिंता का विषय होना चाहिए। विजय जी, देखिए, अर्थमेटिक जो होती है वो विश्लेषणों में अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप जरा केमिस्ट्री में अगर देखें तो इस देश का इतिहास रहा है, उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि जब भी सारी, और ये 3.5 लाख वोटों वाली बात भी ये तार्किक लहजे से कहीं अर्थमेटिक में ही अच्छी लगती है, बयान में सही नहीं लगती। हाँ, नहीं बता रहा हूँ, नहीं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं उसी का तर्क दे रहा हूँ। नहीं, मैंने दोनों तरफ से अर्थमेटिक और केमिस्ट्री दोनों बताई। आप याद कीजिए 2004 का इलेक्शन चल रहा था लोकसभा का, और इस प्रदेश में 5 पार्टियां चुनाव लड़ती थी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी और बीजेपी। समाजवादी पार्टी भी अलग लड़ती है, 39 सीट जीती है ऐतिहासिक, बहुजन समाज पार्टी 23 सीट जीती है, कांग्रेस 21 सीट, भारतीय जनता पार्टी 10 सीट और आरएलडी 5 सीट। और सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनती है, कांग्रेस की बनती है, यूपीए की। 2009 का इलेक्शन होता है, फिर 5 पार्टियां अलग लड़ती हैं। समाजवादी पार्टी फिर 23 सीट जीत के प्रथम नंबर पे आती है, और भारतीय जनता पार्टी 10 सीट की 10 सीट पे वहीं पे रहती है, और फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बढ़ती है, और नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट यूपीए 2 बनता है। तो मुझे लगता है कि पहले वोटरों को यह समझना चाहिए कि हमारा विश्वास समाजवादी पार्टी में है, और उसके साथ खड़े होकर हम लोग अपना चुनाव लड़ेंगे, और यही आशय लेके हम लोग 2024 में जाएंगे अपने वोटरों के साथ में। ऑलराइट, अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। त्रिपाठी जी भी यहाँ बैठे हैं। भैया अरुण, तो कुछ बात करनी है तो इनसे क्या कहें इनको? देखिए, त्रिपाठी बड़े उम्मीदों से आज आए, मुझसे डिबेट में आते समय कहे कि भाई अरुण जी रहेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो अब बताओ इनसे कोई बात करनी है तो। उनको तो पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम उनके दिमाग में सुहेल भारतीय समाज पार्टी की ताकत दिख रही है, और हम लगातार अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में हम आपके सामने बात भी कर रहे हैं तो हम कार्यक्रम से ही गुजर रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति में इस समय चल रहा है, विपक्ष आपस में खूब लड़ रहा है। आप देखिएगा कि जैसे अभी आंकड़ा गिना रहे थे हमारे सपा के प्रवक्ता महोदय, जब इनको आंकड़ा गिनाना होता है तो एक कागज पर लिख कर लेके आते हैं, आंकड़ा गिना देते हैं।
उसमें ये नहीं देखते हैं कि दलितों पिछड़ों की लड़ाई अखिलेश जी लड़ते हैं या दलितों पिछड़ों की लड़ाई बहन जी लड़ती है। लेकिन ये दलितों पिछड़ों की दुर्दशा के बारे में जमीन पर नहीं सोच पा रहे हैं कि उनकी दुर्दशा कितनी खराब होती जा रही है। कहीं थाने पर पीटे जा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन ये आपस में लड़ रहे हैं। उनको न्याय दिलाने के बजाय, उनके लिए संघर्ष करने की बजाय सपा कह रही है कि बसपा भाजपा की बी टीम है, तो बसपा कह रही है सपा भाजपा की बी टीम है। तो आपस में ये एक दूसरे को बी टीम ए टीम बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन समाज का दुर्गति बढ़ता चला जा रहा है। आप क्या चाहते हो? आपके पास कोई ऑफर है, कोई प्रस्ताव है? नहीं, देखिए अभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ग्राउंड पर है। देखिए आंकड़ों से काम होता है, वोट से जनाधार बढ़ता है, और जनता जिसके पास ज्यादा होती है उसी की सरकार होती है। और इस समय मैं सच बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। जब ये उत्तर प्रदेश में विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है, तो आप कल्पना करिए कि पूरे देश भर में कहां से एकजुटता तो आप अकेले जा रहे हो या फिर किसी के साथ जाने का कुछ इरादा है? आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, तो इसका संकेत क्या समझे? मैं कह रहा हूं, देखिए उत्तर प्रदेश में मैं समाजवादी पार्टी के साथ गया, आप उठा कर देखिए, आंकड़ा यही कह रहे थे 2017 के आंकड़े की गाजीपुर में जितनी सीटें भाजपा को मिली थी, इस बार एक भी सीटें नहीं मिली। आजमगढ़ में एक भी सीटें नहीं मिली, अंबेडकर नगर में नहीं मिली, बस्ती में नहीं मिली। तो ये आंकड़ा पहले 2017 में बीजेपी के पक्ष में था और 2022 में सपा के पक्ष में आया, तो उसमें मेरा भी तो योगदान क्या रहेगा? ये आंकड़ा जो आप बता रहे हो, ये जो जिले जिन पे आप बता रहे हो आपकी रवादारी है, ये किधर जाएंगे? देखिए ये इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो सपा और बसपा दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। ये ना लड़ें, ये इकट्ठे हो जाएं? नहीं, इकट्ठे हो जाए बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, सबको इकट्ठा कर लें। किधर रहोगे तब अगर ये हाथ मिला लिए तो? नहीं देखिए, हम हमेशा सामाजिक न्याय के साथ रहेंगे। जहां समाज के साथ रहोगे या त्रिपाठी जी के साथ रहोगे? नहीं, अब हम यहाँ, अब ये चैनल पर अगर गठबंधन होने लगते तो सभी लोग चैनल पर गठबंधन करके रणनीति अपना बता देते। इरादे तो पता चल ही जाते हैं। इसी भी चैनल पे बैठ के त्रिपाठी जी क्या कुछ आपको कहे थे? मुझे तो तब का सुन के आज भी मेरे कान से मतलब कई बार मैं डिस्टर्ब हो गया था सुन के। कहने को तो सपा ने बसपा को बहुत कुछ कहा था, लेकिन आपने देखा गले मिल लिए। कांग्रेस ने सपा को बहुत कुछ कहा था, आपने देखा भैया मिल लो गले। राजभर जी मैं कौन सा आड़े आ रहा हूँ, मिल लो। नहीं, यही निपट जाओ। तो देखिए राजनीति में कोई किसी का दोस्त ना दुश्मन होता है, वो होता है वोट का दोस्त होता है। जिसके पास वोट है सब उसको दोस्त बनाते हैं, और भारतीय समाज पार्टी के पास भी वोट है। बहुत बढ़िया बात। हम जनता के बीच में लगातार काम कर रहे हैं, हम जनता को भी जगा रहे हैं। जनता साथ खड़ी होगी, सबको जरूरत हमारी पड़ेगी। तो जब समय आएगा किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, आकलन होंगे, समाज में समीक्षा होगी, कार्यकर्ताओं समीक्षा होगी, रिपोर्ट आएंगे, उस आधार पर कार्यकर्ता का नाम है, बाकी तो सब आप लोग खुद ही तय करते हो। कार्यकर्ता तो नहीं, ऐसा नहीं है, जिंदाबाद बोलता है। नहीं, बिल्कुल बात ऐसी नहीं। हमारे यहाँ तो संविधान है, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान है और कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए जाते हैं। आप देखिए किसी दल में सभी अगर आप जितना बोल रहे हो त्रिपाठी जी उतना ही हंस रहे हैं, मतलब मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। मैंने तो इनसे कई बार कहा भाई ऐसा ना करो। नहीं, हंस रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी जाहिर होनी चाहिए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मजबूत हो रही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी नहीं, आप जितना मजबूत होंगे त्रिपाठी जी को उतनी प्रसन्नता होगी। बस ये कि सीट ज्यादा न मांग लेना। नहीं, देखिए सीट उठ का मसला नहीं है, संतुष्ट हो जाना। मसला इस बात का है, सीट का तो हम लड़ाइयां नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को दिल्ली पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का झंडा दिल्ली में आपके दोस्त रोहित अग्रवाल को की बारी है, वो कुछ कहना चाहते हैं। रोहित जी बहुत स्वागत आपका। ये त्रिपाठी जी कह रहे थे कि मतलब अगर अलायंस पार्टनर में आपका भी नाम लिए कुछ आपको डाउटफुल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपकी इतनी अच्छी पॉलिटिकल इंटीग्रिटी है, पर ये उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इन्हें जवाब दो। ब्रिजेश जी, समस्या ये है कि त्रिपाठी जी जानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे ही इनका शीर्ष नेतृत्व उतरता है, जैसे अमित शाह जी या मोदी जी, तो उनको सिर्फ एक ही नाम याद आता है, वो है माननीय जयंत चौधरी जी का। जो हमने 2022 में भी देखा था कि अमित शाह जी गलियों में ढूंढ रहे थे कि कहाँ मिलेंगे जयंत जी, परंतु मिले नहीं। ढूंढ रहे थे 22 में गलियों में ढूंढ रहे थे, आपके चैनल पे भी चल रहा था। अमित शाह जी ढूंढ रहे थे कि भाई किधर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, दाएं बाएं कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो त्रिपाठी जी अच्छी तरीके से समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन त्रिपाठी जी ये भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से आता है, और आपको अगर सच में राष्ट्रीय लोकदल को ढूंढना है
तो आप जो किसानों की समस्या है ना, जो दलितों को लूटने का आप काम कर रहे हो, कहाँ किसको लूटे ले रहे हैं भैया, ऐसी क्या बात कर रहे हैं? यही तो समस्या हवा है में। ना। हाँ नहीं, यही तो समस्या है कि अब अरुण राजभर जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की सामाजिक न्याय की, राकेश त्रिपाठी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पिछड़ों की भी बात हाँ, दलित पिछड़ों की बात, उसी पे तो मैं आ रहा हूं। कल एक निर्णय आता है कि दलित पिछड़ों की जमीनें लूटी जाएंगी। जो आज तक ये था कि दलित पिछड़ों की जमीनें नहीं बिक सकती थीं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक निर्णय लेके आई है कि अब दलित पिछड़ों की जमीनें बिना किसी परमिशन के और कोई भी व्यक्ति लिखवा सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि गांव में जो बाबू साहब है ना, नहीं, दलितों पर केवल लागू है। हाँ, दलितों पे लागू होता है। ये स्पेसिफिकली जब सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं तो हम दलितों की ही मेजरली बात करते हैं। तो आप क्या चाहते हो कि ये गलत हो रहा है आपका कहने का? लूट है ये। कैसे? आप जो जितने बाबू साहब है ना, बंदूक दिखा दिखा के जमीनें लिखवा लेंगे। आप ये बताइए कैसी बात कर रहे हो? आज के दौर में कोई किसी को बंदूक दिखा के लिखा लेगा? ब्रजेश जी, सच्चाई है ये। एक सेकंड रुकिएगा त्रिपाठी जी, प्रभाव से वापस होना चाहिए। त्रिपाठी जी प्लीज वेट। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से वापस होना चाहिए। जाति वैमनस्यता वाली बातें ना। नहीं, ये जाति व्यवस्था नहीं है। दलितों को लूटते रहोगे, हम दलितों की बात नहीं करेंगे। आप दलितों को लूटने का काम करोगे, आप ऐसे ऐसे आदेश पारित कर दोगे कि दलितों की जमीन अब लूट ली जाएंगी और उसके बाद हम उनकी बात नहीं करेंगे। और यहां पे राजभर जी बैठ के कह रहे हैं साहब भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की बात कर रही है। तो आप बताइए कौन बात कर रहा है दलितों पिछड़ों की? अरे परमिशन में इतनी अड़ंगेबाजी होती है, बिना परमिशन बेचे कुछ, लेकिन अभी कोई निर्णय की प्रति तो किसी को मिली नहीं। ब्रजेश जी, मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ये निर्णय ले लिया गया है। अब इस निर्णय का कभी भी एप्लीकेशन हो सकता है और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि गरीब पिछड़ों दलितों की जमीनें अब लूट ली जाएंगी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने पीछे किया था कि एक निर्णय लेके आए थे ये जमीनों के उसमें कि जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं उनको निपटाने के लिए इन्होंने एक निर्णय लेके आए थे कि आपसी घर में ब्लड रिलेशन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रियां होंगी, वो इन्होंने 6 महीने के अंदर बंद कर दिया। क्यों? भारतीय जनता पार्टी अपने मसले निपटाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दलितों की जमीनें लूटना चाहते हैं, आज स्थिति यह है कि इन्होंने ऐसा निर्णय लेके आए हैं जिससे दलित के घर में जो रोटी बन रही है वो भी खाली 5 किलो राशन पे निर्भर मुझे आप अकेले व्यक्ति मिले, कोई और तो इस मुद्दे को उठाया नहीं। हाँ, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल चिंता करता है ना दलितों की, इसलिए क्योंकि असल चिंता हम करते हैं दलितों की। ओके, मैं 20 सेकंड का समय, राकेश त्रिपाठी कुछ इंटरवीन करना चाहते थे, फिर मैं शैलेंद्र जी को राकेश त्रिपाठी जी लॉयर हैं। एक सेकंड रुक जाओ, बताएंगे ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। उनकी सुन लेते हैं ना क्या एक्चुअल स्थिति है। बताइए राकेश जी, क्या एक्चुअल स्थिति है? देखिए ब्रजेश जी, मेरी घोर आपत्ति इस बात पर है जो रोहित अग्रवाल जी ने शब्द इस्तेमाल किया ना कि दलितों की जमीनें बाबू साहब लोग कब्जा करेंगे। उत्तर प्रदेश के निवासी, आपके देख रहे दर्शक जानते हैं कि बाबू साहब कहकर के इन्होंने किस जाति पर हमला किया है। और आपके सम्मानित चैनल के सम्मानित घुमाइए मत राकेश जी, जाति घुमाइए मत, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं बिल्कुल इस पर इसलिए मैंने अपनी आपत्ति, इस पैनल का हिस्सा मैं रहूंगा, ऐसे पैनल में अगर ये बात कही जाएगी तो मैं अपनी आपत्ति जरूर व्यक्त करूंगा। मैं मानता हूं कि किसी भी जाति को टारगेट करके जिस तरह का अभियान समाजवादी पार्टी चला रही है और उनके आरएलडी के प्रवक्ता ने किया, ऐसा कोई डिसीजन है क्या? नहीं, एक तो मुझे इस तरह के किसी डिसीजन के बारे में जानकारी अरे इनके अब अपने मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल को ये नहीं देखते हैं। अगर आप ब्रजेश जी, अगर ये अपने मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल को नहीं देखते, कंप्लीट कर लेंगे। रोहित रुको, हाँ कंप्लीट करें भाई त्रिपाठी जी। ये फर्जी बातें करना बंद करिए। एक सेकंड राजभर जी, प्रमोशन में आरक्षण दबाकर खत्म कर राजभर जी आपकी बारी है भाई, आपको सुनना है। होगा तो रोहित अग्रवाल जी, दलितों की बात रोहित कर रहे अग्रवाल जी, हैं। अरे अभी टाइम दूंगा तो अपने हिस्से में ये बात रख लेना ना, डिबेट दौर चला कर रहे हो एक एक करके सब लोग। ना 10 लोग नहीं बोलेंगे, या जिसकी बारी वो बोलेगा। शांत हो जाओ। हाँ ओके, शैलेंद्र तिवारी मेरे साथ मौजूद है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वो दौर। थैंक यू त्रिपाठी जी, प्लीज वेट। अब थोड़ा कांग्रेस वाले भी बाकी हैं, दुबे जी भी हैं भाई। रोहित सॉरी शैलेंद्र तिवारी जी, आपसे समझना चाहता हूँ कि कांग्रेस इस चुनाव को लेकर क्या प्लान कर रही है? आप देखिए, एक पक्ष हो विपक्ष हो, इनके लड़ने के तरीके, और कांग्रेस जितनी खामोशी के साथ बैठे हुए ये गेम देख रही है। अब तो अखिलेश यादव ने अमेठी में भी आपको चैलेंज कर दिया कि अब की अमेठी में प्रत्याशी उतरेगा। देखिए, अखिलेश यादव प्रत्याशी दें, रालोद प्रत्याशी दे, सभी प्रत्याशी देंगे और वहाँ की जनता चुनेगी। कांग्रेस का मेन मोटिव है कि गरीब आदमी को सिलेंडर जो 350 का मिलता था 2013 में, वो 400 450 का ही मिले, उस पर टारगेट होगा। जो कड़वा तेल 60 रुपये 65 रुपये पे है, हम इस मुद्दे पे जाएंगे। जनता अपने मुद्दों को खुद समझेगी। हम जनता के सामने
अपनी इन तमाम चीज़ों को लेके जाएंगे। हम सबके जो है मूल्यों की रक्षा करने की बात करके जनता के बीच में जाएंगे। हम उस बात पे जो अभी इन्होंने रोहित जी ने कही, मैं उस बात को डिटो करता हूँ। ऐसा प्रस्ताव आ चुका है जो अभी रोहित जी ने कही, ये प्रस्ताव आ चुका है। मतलब दलितों की जमीन बिना परमिशन के ली जा सकती है, ऐसा अच्छा, है? और जैसा कि उन्होंने कहा कि बाबू साहब लोग पे कोई जाति कोड करती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जाति कोड करती है। बाबू साहब का ट्रेंड ये है कि जो अपने आप में बड़ा बाबू बन गया वो बाबू साहब हो गया, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो बैठे त्रिपाठी जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे अपने अग्रवाल साहब हो, चाहे कोई भी XYZ, किसी बाबू साहब किसी पे टैग ना लगाएं उसको। वो बाबू साहब वाली बात एकदम सत्य है। ओके, ठीक है, माना। पर आप अपनी तैयारी बताओ, पॉलिटिकली कैसे सरवाइव करोगे अब जब आपके लिए अमेठी रायबरेली तक छोड़ने को तैयार नहीं अगले? देखिए, वो छोड़ना ना छोड़ना, कोई दोस्ती करेगा नहीं करेगा वो उनका विषय है ना सर। हम आपको अपना अंग मानते हैं, आप हमें नहीं मानते हैं, वो आपका सब्जेक्ट है। अरे तो जबरन थोड़ी लिपट जाओगे भैया, वो कह रहे हैं हम नहीं चाहिए, आप जबरदस्ती लिपट रहे हो। मैंने पहले कहा कि कोई भी व्यक्ति क्या करेगा वो उसका विषय है। मेरी तरफ से सब एकदम खुला हुआ है। एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बड़ी मायूस है। देखिए सर, मायूस तो होना ही चाहिए। 32-30 साल हो गए हम जनता के लिए हर मुद्दे पे संघर्ष कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जनता जातिगत आंकड़ों में बढ़ जाती है, कभी धर्म में बढ़ जाती है, तो हम मायूस हैं, ये सत्य है, इसमें क्या बुराई है। जब मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बात स्वीकार की। सुशील दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, शुक्रिया आपका। ये बताइए कि हम लोग जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है, एक इलेक्शन बीजेपी और उसके अलायंस, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उसका अलायंस। बाकी दल बड़े इरेलीवेंट होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, पहले एक कहावत से शुरुआत करूं जो अभी सपा के हमारे मित्र ने कहा कि 3 लाख होते, 5 लाख होते। तो एक कहावत है अपने यहाँ कि घर के ना मरे होते तो फौज खड़ी होती, चाची के मूछे होती तो चाचा का क्या मतलब था। ये कहावत से चलती रहती है। ब्रजेश जी, अभी देश का सबसे लोकप्रिय विकास मंत्री केंद्र का गडकरी जी सीमांत योगी जी को कृष्ण जी बोल के गए हैं अभी 3 दिन पहले कि दुष्टों को संहार कर रहे हैं। देखिए, मैसेज होता है सपा के पास अगर व्याकुल भारत, श्रीमान स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे अगर व्यक्तित्व हैं तो क्या जरूरत है? बीजेपी तो घर बैठे चुनाव जीत जाएगी। और देखिए कितना बड़ा निर्णय लिया योगी जी ने। वो शूद्र प्रसूत नारी पर चिल्लाते रह गए। अभी रामनवमी पे पूरा उत्तर प्रदेश का शूद्र, बैकवर्ड, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित सब मिलके दिन भर रामायण में यही गाएंगे, यही करेंगे। 90% लोग यही पढ़ेंगे, यही संपुट रखेंगे, हमें लगता है संपुट रखेंगे, संपुट यही है। खिसिया के रिरिया के रह जाएंगे जो टसुए बाहर है ना। देखिए, ये लोग तो खुद ही चुनाव जिता रहे हैं। एक दिन चर्चा कर रहे थे त्रिपाठी जी कि इसको संपुट कैसे, ये लोग तो खुद ही चुनाव जिता रहे हैं। ब्रजेश जी, आपको पता है कि सहकारिता के चुनाव चल रहे हैं, इन्हें किसी को पता ही नहीं है। और वहां पर दिल्ली के प्रभारी बना के बैठा हुआ जो सहकारिता का चुनाव जितवा रहे बीजेपी को बैठ के। सहकारिता आंदोलन मूल जो होता है, लाठी लेके कुटाई हो रही, कहाँ जाके नॉमिनेशन दाखिल कर दें? चिट्ठी तो मिल नहीं रही है, भारत समाचार के फोटो तो और आप चाहते हो कि ये जूझ जाके सर फुटवा लें, जेल चले जाएं। तो विपक्ष की दिखे कि सहकारिता में इतने भी खून बहाया, लेकिन आराम से सब। और सुनिए ब्रजेश जी, जो सबसे बड़ी पार्टी, आप चाहते हो ये सब लड़ भिड़ के जेल चले जाएं और इनको अकेले जीत मिल जाए। सबसे बड़ी पार्टी के 5 अध्यक्ष हैं, 3 बीएसपी मूल के हैं। क्या करेगी बेचारी कांग्रेस? अगर ये मायूस नहीं होंगे तो करेंगे क्या? जो यहाँ की प्रभारी और मालकिन भी है कांग्रेस की और नेता भी हैं। अब मालिक के सामने वर्कर कैसे कुछ बोल सकता मुंह से? ट्रू, सही कह रहे हैं। अब या तो मालकिन रह जाए या फिर वो वर्कर हो जाए। देखो क्या गति बन गई है कांग्रेस की, 1% वोट, 2% वोट पे, एक सीट पे। अरे अब तो रायबरेली अमेठी में भी खतरा मंडरा गया है। और ब्रजेश जी, आपका ये डिबेट आर्काइव पे होगी, आप देखिएगा 65 से 67 होंगे, 70 होंगे ये लोग 65 से 64 नहीं होंगे, 66 है इस समय ये लोग। हाँ, 66 से 65 नहीं होंगे। और लास्ट इनका वोट शेयर जानते हैं पार्लियामेंट में क्या था? पार्टी का 51%। जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता मेघालय में 2 सीट जीत के सीएम की शपथ में जाके खड़ा हो जाता हो और अपने ले लेता हो, उसको आप क्या चैलेंज करोगे? यहाँ राज्यसभा के लोग सड़क पे हैं, एमपी है ही नहीं। बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ब्रजेश, एक बात कह के कंप्लीट, पूरा अयोध्या कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर गया था मोदी के नाम और अयोध्या कॉरिडोर जाएगा योगी के नाम। कोई विकल्प नहीं है, कोई चैलेंज। बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र जी भी इस डिबेट में आ गए। वीरेंद्र जी, तो क्या आपको भी यही महसूस होता है और आप ऐसा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, स्पेशली 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन देखें या फिर 2022 का इलेक्शंस देखें उत्तर प्रदेश का,
अब ये माना जाए कि आगे के जितने भी चुनाव हैं बाइपोलर हैं, दो ध्रुवी हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा के दृष्टिकोण से आप देखें तो जितना ये रामचरितमानस से लेके और अखंड रामायण के पाठ की चीज़ें हो रही हैं और मानस का विरोध, ये सब कहीं ना कहीं सपा और भाजपा के बीच ये लड़ाई को लेकर जाता है। और मायावती के पास देखिए एक उदाहरण है अतीत का कि 14 में वो 0 थी और जब गठबंधन से लड़ी 19 में तो वो 10 सांसद जिता कर लाई। उनके वोट को अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने बयान दिया कि बसपा का जो टिकट है वो भाजपा कार्यालय से तय होता है। तो ये एक मैसेज था मुसलमानों के लिए कि बसपा की ओर ना देखना, नहीं तो भाजपा में जाके मिल जाएंगी। और उधर जो उनका अपना वोट है बसपा का, वहाँ बीजेपी पहले से सेंधमारी करने में लगी है। तो ये विचित्रता, आप इस चीज़ को देखिए कि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में वोट नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, तो कैसे यहाँ काम चलेगा। कांग्रेस के पास तो अब की बार रायबरेली में भी लड़ाने के लिए और अमेठी में 2 नाम भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो वोट नहीं है, अब पार्टी में नेता नहीं है, प्रचार करने वाले लोग पूरे देश में नहीं हैं, तो कहाँ से लड़ेंगे। बीजेपी के टक्कर में अखिलेश हैं, धर्मेंद्र हैं, डिम्पल हैं, शिवपाल हैं, राम गोपाल हैं। एक ये कुनबा है जो उत्तर प्रदेश में थोड़ा लड़ सकता है, बाकी तो आपको उम्मीद ये नहीं करनी चाहिए। देखिए मायावती जाती हैं ज़िले में, एक बार रैली करती हैं और महंगाई, बेरोजगारी, छूटा जानवर, इस पर क्या चुनाव होगा। ये जो खेत चरे जा रहे हैं ये सब कुछ नहीं होगा। चुनाव होगा ये कथा वाचन पर, मथुरा पर, काशी पर और राम मंदिर का 2024 से पहले उद्घाटन पर। और यही इस देश की सच्चाई है और इसको लोगों को मानना पड़ेगा। देखिए अभी तो जो हम बातें कही जा रही 2 ध्रुवीय होगा, 3 ध्रुवीय होगा, ये तो अभी निकाय का चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में ना। मेयर का इलेक्शन होगा, आप देख लीजिएगा। अभी ये लड़ाएंगे तो सब कांग्रेसों खड़ी करेगी, आम आदमी पार्टी भी सब खड़े करेंगे और वोट कौन पाएगा। तो ये पार्टियां तो पाती हैं वोट। अच्छा, बीजेपी में तो जो है ही है, जो बाहर से बैटिंग करने वाले हैं, अब वो चाहे बीजेपी के साथ हो चाहे खिलाफ हो, लेकिन वो बीजेपी के लिए ही फायदेमंद होता है। आम आदमी पार्टी लड़े तो ओवैसी लड़े तो, अब राजभर तो देखिए अब की नाराज है अखिलेश से, तो वो लड़े ना लड़े लेकिन उनका सपोर्ट थोड़ा बहुत देखिए झुकाव दिख ही रहा है। राकेश त्रिपाठी को देख के उनके मुस्कान आ गई थी। तो उनको इन लोगों के बीच अंदर में मिली मार तो है, अब वो सतह पर चुनाव के समय ही आएगी, तब दिखेगा क्या होता है। लेकिन अगर गठबंधन फंसेगा बीजेपी और राजभर की पार्टी के बीच तो कारण सिर्फ राकेश त्रिपाठी का एक स्टेटमेंट होगा, बाकी मुझे कोई मुश्किल नहीं दिखती उस गठबंधन में। नहीं, ये सब बाहर सब मिले जुले लोग हैं। अच्छा, अंदर मिले हुए हैं, ओके। और ये देखिए अभी वो बैठे हैं, राजभर की पार्टी के महासचिव हैं हमारे साथ अरविंद जी भाई, उनके यहाँ अभी, हाँ अरुण जी, उनके यहाँ भी अभी एमएलसी के लिए एक स्पेस है और राज्य मंत्री तमाम दर्जा है। लोकसभा की सीट मिले ना मिले, मंत्री पद तमाम। अब ऐसे ना कैरेट लटकवाओ वीरेन जी, एक तो ये ऐसी उम्मीद बंधा दे रहे हो, बाद में फिर कष्ट होगा। नहीं, सम्मान तो भाई 6 विधायक है उनके पास, तो वो तो लड़ेंगे ही। और उनकी डिमांड होगी कि भाई निषाद से बड़ी पार्टी है उनकी, अगर उनसे कोई गठबंधन करे तो उनको ये बात समझे। वैसे अभी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आएगा, अभी ईडी सीबीआई पास इतना काम है देश में, अभी वो घूमेंगी। अभी तो कैंडिडेट लड़ाने के लिए मुश्किल हो जाएगा विपक्ष के पास, कहाँ से लड़ाएंगे, लड़ेगा कौन। सलाटर हाउस वाला कोई आएगा लड़ने, यहाँ बीजेपी पता लगा टांग ले जाएगी उसको, ईडी आईसीबी। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ एक चलन था कि कुछ पार्टियां, इनसे ज़्यादा तो आप ही डराए दे रहे हो। कुछ पार्टियां हमारे यहाँ कुछ अपना चंदा चुटकी कर लेती थी, कुछ रेट कुछ लोगों के खुल जाते थे। अब जब से मोदी की लहर आई है
तब से अब की बार अब सब अलग अलग लड़ेंगे तो मार्केट रेट का क्या होगा? एक तो वैसे कुछ नहीं आ रहा है, सीट फीट आएगी अगर, और कोई टिकट का भी अगर लोग नहीं आए तो समर्थन देना मुश्किल हो जाएगा। हालात बड़े कठिन हो जा रहे पार्टी चलाने के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश की तो बड़ी पहचान रही है जी। देखिए ये चुनाव का जो सेमीफाइनल होगा वो आपका मेयर का चुनाव होगा और वो बताएगा कि ये कहाँ जा रही चुनाव। वैसे विपक्ष में टांग खिंचौल बहुत है और ये एक दूसरे के लिए चाहे सीबीआई की डर की वजह से कर रहे हैं, चाहे अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से कर रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं और इसका फायदा बीजेपी को होगा। जितना वोट बटेगा उतना बीजेपी जीतेगी जी। और मोदी योगी के नाम पर उत्तर प्रदेश में और देश में अभी भी लोग वोट दे ही रहे हैं जी। आशा नहीं है जी, कंक्लूड तो ब्रजेश जी, हमारे यहाँ हम कौनों खेल में आगे ना हो, लेकिन कबड्डी में खेलने में हम लोग बहुत मेडल लाते हैं। कबड्डी में भारत बहुत आगे है। वो कारण वही है ना कि कबड्डी में टांग पकड़ के खींची जाती है, वैसे राजनीति है, जान लीजिए। बहरहाल इस समाज में किसी न किसी को लड़ते रहना होगा। एक वक्त था जब मोदी भी इस देश में कांग्रेस से लड़े और आज पहले वो मुख्यमंत्री रहे, इस देश के गृह मंत्री ने भी जेल काटी कांग्रेस के शासनकाल में। जब उनकी सरकार आई तो उनके गृह मंत्री जेल काटे, वो लुंगीधारी चिदम्बरम साहब। तो ये इस देश में लोकतंत्र की खूबी है कि किसी न किसी को लड़ना होगा और उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे आगे है। तो सुनिएगा कि तुम्हारी अंतरात्मा सोते सोते ही न मर जाए, तो वो बस इसे जगाने के लिए लड़ रहा है। जीतना ना तो उसका मकसद था ना मंजिल, वो तो बस एक अलग जगाने के लिए लड़ रहा था। वो लड़ रहा था ताकि तुम समझ सको कि मुल्क में अब भी खेत खलिहान बाकी हैं, मुल्क में अब भी अमन व ईमान बाकी है, मुल्क में अब भी शमशान बाकी है, मुल्क में अब भी जुबान बाकी है और मुल्क में अब भी जान बाकी है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम डिबेट में चर्चा कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव दो ध्रुवीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। पार्शली जवाब हाँ है, क्योंकि 2019 और 2022 के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें बिल्कुल वर्टिकल डिवीजन वोटों का था उत्तर प्रदेश में। आज की हमारी परिचर्चा का यही विषय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, डिबेट के पहले चरण में आप कुछ आपत्ति किसी के विषय पे थी, आप अपनी बात रख लें। नहीं, मैं तो केवल इतनी बात कह रहा हूं कि बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर समीकरण बनाए जाते रहे हैं, एक दूसरे को भड़काया जाता रहा है और इसकी परिणति कई बार जातीय दंगों के रूप में, सांप्रदायिक दंगों के रूप में उत्तर प्रदेश ने झेली है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश जो बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, जहां आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा इस समय उत्तर प्रदेश में है, जिस उत्तर प्रदेश में आज निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं और 32 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, तो उत्तर प्रदेश बदल रहा है। इस बदलते हुए उत्तर प्रदेश में ये जाति मजहब के समीकरणों को किनारे रखना चाहिए, राजनीतिक दलों को मुद्दे आधारित बात करनी चाहिए। ओके, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप क्या समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जितनी मैसिव तैयारी है, आप ग्राउंड पर देख लें, उनके संगठन को देख लें, सरकार के कामकाज को भी देख लें, आप कहाँ घेर पा रहे हो इनको? मुद्दे बहुत हैं लेकिन आप घेरने में बहुत आपको सफलता मिल नहीं रही है। मैंने अभी आंकड़ों की तरीके से बताया और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ये डर है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो दलित और पिछड़ों का है वो उनसे अलग धड़क पड़ता जा रहा है। मैं राजनीतिक विश्लेषण की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिस प्रकार टिप्पणी करी, मुझे लगता है कि जो शब्द उन्होंने बोले हैं उसमें अक्षरता कहीं गलती नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव ने उसको कहा है कि अगर तुम सोने के पत्ते पे भी लिख के इस बात को दो तो मैं मानूंगा नहीं, जो गलत है सो गलत है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से दलितों और पिछड़ों के जो आरक्षण पे कैसे कुठाराघात हुआ है, पहले चाहे 13 पॉइंट रोस्टर के नाम पे किया हो, अभी हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती पे किस तरीके से खुद के पिछड़ा आयोग ने कितना डाटा है इनको, उसकी बात नहीं करने को तैयार है। निकाय चुनाव को आरक्षण में अभी सर्वे हुआ है कि आपने तो पिछड़ों की लड़ाई आपकी पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा राजनीतिक हथियार है अगेंस्ट बीजेपी। पिछड़ों और दलितों सबकी बात है और लड़ते हैं, लड़ते हैं। ये जो अभी आज आप बता रहे थे कि इन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि दलितों की जमीनों के लिए अब जिलाधिकारी की परमिशन नहीं है,
इसका मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश में नई टाउनशिप नीति आने जा रही है, ये उसके गलत ठीक है। पहले ये निर्णय का मतलब क्या है कि हथिया लो इनकी जमीन। ये समय है जिस समय से जो पिछड़ों और दलितों पे हक जमाने का है, उनका हक छीनने का है। भारतीय जनता पार्टी के मूल में यह है। थैंक यू। यह व्यापारियों और सामंतवादियों की पार्टी है। ये कभी नहीं चाहती है कि पिछड़ों के आगे बढ़ पाए। हमारी लड़ाई वहां पर है और हम लड़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। ओके, अरुण राजभर, आपको क्या लगता है कि दूसरे दलों के लिए बिना अलायंस में गए उत्तर प्रदेश में कोई स्कोप है? क्योंकि अकेले चुनाव लड़ना किसी भी पार्टी के लिए बहुत जोखिम भरा है। आप चाहे बीजेपी अलायंस का साथ दें या सोशलिस्ट अलायंस का, एक खेमा तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत मजबूती से, जैसे अभी आपने देखा कि सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं दलित पिछड़ों, ये खाली जुबान पर दलित पिछड़े नाम लेते हैं। जब इनको सत्ता मिल जाती है तो दलित पिछड़ों के नाम पर इनके साथ जुल्म करने लगते हैं। यही न बता दें कि प्रमोशन में आरक्षण दलितों का किसने खत्म किया था? एक बार और बोल दो कि कल जो बोला गया वो गलत है और जिसके सहयोगी आरएलडी वाले हैं, ही बोल दो। या अभी अपने सहयोगी दल के नेता से ये कह नहीं टीवी सकते पे ही बोल दो कि दलितों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म एक हुआ, बार उसकी कम से लड़ाई कम लड़ेंगे। राजभर या साहब से हमसे कह दो गलती कि हो एक गई, बार हम तो माफी बोल दे मांगते कि हैं। जो निर्णय लिया यह गया बात वो नहीं कर गलत है। सकते। कम से कम 69,000 शिक्षक भर्ती इतनी में तो नैतिक क्षमता माननीय होनी चाहिए। कम से कम लड़ाई तो लड़ रहे हैं। आप क्या चाहते हो आशुतोष जी, ये क्या बोल रहे हैं ऐसा? आपकी क्या इनसे डिमांड है? अब ये चिल्लाएंगे, कम से कम ये आकर बौखलाएंगे। मेरी डिमांड तो ये है कि कम से 69,000 कम शिक्षक गोपी में राजभर जब जी माननीय सामाजिक योगी न्याय की बात आदित्यनाथ करते जी से हैं। हमारे नेता कल जो माननीय उत्तर प्रदेश प्रकाश सरकार राज ने जी निर्णय मुलाकात लिया है किए उसके कि खिलाफ ये एक ओके, शब्द ऑलराइट, अब आप शांत हो और उनकी बात पिछड़ा वर्ग सुने। आयोग कि सत्ता की लोलुपता अरुण, इतना आ गई है कि अब ये बोलना भी शेड्यूल्ड नहीं कास्ट की जो लैंड वाला इशू है, इस पर आपसे विपक्ष क्लैरिफिकेशन चाहता है कि इस पर आपका स्टैंड क्या है? देखिए, ये सरकार का मसला है। सरकार के सरकार का प्रवक्ता मसला बैठे है। हुए हैं। कह तो दिया और सरकार का के मसला प्रवक्ता है। इसका जवाब देंगे कि आशुतोष उन्होंने इस वर्मा तरह जी, किया अब है कि आपको नहीं सुन किया। लेना चाहिए। आशुतोष लीजिए, वर्मा क्लियर, हालत लाउड है। एंड क्लियर, ये सरकार का मामला है। ये हालत आशुतोष है। वर्मा जी को ये जनता हालत ने है। मौका दिया था तो हम इन्होंने नहीं बोलेंगे। दलितों को कितना ये जुल्म हालत किया है। था, क्या ये बता पाएंगे? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की और ओपी राजभर जी। आशुतोष जी, आप उनकी बात सुनो। नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। केवल अरुण बोलेंगे। पिछड़ों की जमीनों पर सबसे ज्यादा किसी ने कब्जा किया तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कब्जा किया। और आज उसी भूमाफिया के नाम पर जो कार्रवाई हो रही है, 90% और लोग ये जानते हुए भी उनके साथ अलायंस में गए थे 2022 में, तब ये तब नहीं समझ में आई थी मैं बात। ये कह रहा हूं, मैं तो वही कह रहा हूं कि ओके। 69,000 शिक्षक भर्तियों को न्याय दिलाने गया था। मैं सामाजिक आपको न्याय समिति की पब्लिकली रिपोर्ट लागू कराने अपोलोजाइज गया करना था। चाहिए, सार्वजनिक क्षमा याचना करनी चाहिए कि इतने आरोप लगाने के बाद भी आप सपा वालों के साथ गए मैं थे। नहीं लगा रहा हूं, मैं ये सच्चाई बता रहा हूं कि ओके, रोहित आप अग्रवाल। सत्ता में थे तो जाति जनगणना क्यों नहीं थैंक कराए? यू, शुक्रिया। ये तो जनता भी पूछ रही है अब ना। ये डिबेट को जाति आगे बढ़ाते हैं। जनगणना आपने पूछ अपनी रहे बात रख हैं। ली। आप रोहित, क्यों नहीं करा पाए? आप हाँ। प्रमोशन में आरक्षण बहाली क्यों नहीं कर पाए? एक सेकंड यह रुक बात जाओ तो भैया, अब आपको हो गया करना आपका, चाहिए। हो गया जी। अरे देखिए गठबंधन कितने में क्या लोग तो कर लड़ रहे रहे हैं थे? दलितों पिछड़ों की लड़ाई। रोहित त्रिपाठी जी रुकिएगा, अभी दूंगा टाइम, समय बचा तो। रोहित, नहीं ब्रिजेश जी, मुझे एक चीज ये बताइए, अभी तक सो और रहे थे कितनी राजभर अच्छी जी। बात कही राकेश त्रिपाठी ने कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अच्छा ये बताइए, और क्या चाहिए? मतलब जाति और उपजातियों का समागम करने वाले अब यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं कि साहब जातियों के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे ब्राह्मण सम्मेलन, कायस्थ सम्मेलन, जाट सम्मेलन, स्नेह वाला मिलन आजकल हो रहा है तो मुसलमानों के साथ। भेजे हाँ, अब तो पसंदना स्नेह मुसलमान, मिलन, उसमें स्नेह मिलन। उसमें मुसलमानों में भी उपजातियां ढूंढ लाए हैं ये। डिस्कवरी है, मतलब अब आप आप नहीं बताइए। खोजोगे, ये काम कर रहे खोजेंगे। हैं, आप क्या कर रहे हैं? नहीं अब राजभर जी, अब आप तो चुप ही रहो, मतलब तो मुझे नहीं, हम लगता क्यों है ज्यादा चुप रहे अच्छा भाई? रहेगा, आप क्योंकि खाली कोट पहनकर कहेंगे कि हम किसान हैं। अरे भैया वोट एक पहन के कुर्ता कहेंगे है, किसानों के साथ कुर्ता जुड़ना है, किसी किसान के साथ कुर्ता खड़े होकर के है। संघर्ष कर नहीं सकते। राजभर जी अरे देखो अरुण, सुन तो लो यार, अरे एक मिनट वो रुको। भाजपा का चश्मा जरा उतारो तो आंखों से, आपसे उतरता ही नहीं है भाजपा का चश्मा। और समस्या ये देखिए, राजभर जी की गाड़ी रुक गई है, अभी किसी न किसी भाजपा कार्यालय के बाहर रुकी होगी। इनसे कहिए अरे चारों अरे तरफ नहीं, मोबाइल बीजेपी घुमा के ऑफिस को दिखाएं। जाएंगे, हर जिले में उनके पास लोग हैं। हाँ, ठीक बात है, लेकिन इनसे भाजपा ज्यादा कार्यालय के बाहर ही संगठन इंतजार कर रहे हैं हमारा इनके लोग। इनसे ज्यादा कार्यकर्ता हमारे हैं। अरुण अब सुन लो, अच्छा, नो रनिंग कमेंट्री, मजा नहीं सीटें आएगा, लेके ऐसे नहीं इनकी आई बात ना रखनी आपकी हमसे ज्यादा। बोलिए। सीटें नहीं आ पाई आपकी हमसे ज्यादा। कार्यकर्ता आपके पास कितने वोट मिले थे खतौली वाले कैंडिडेट को? खतौली में 36 उपचुनाव सीट लड़े पर थे ना 8 आप? सीट पाए थे। कितने वोट मिले थे 16 आपके सीट में कैंडिडेट 7 को? सीट पाया हूँ। आंकड़ा लगा लो आप कितना है आपके पास। अरे ये आपस में कोई कुश्ती थोड़ी हो रही कि दोनों निपट रहे हो, तुम्हें ये मिला हमें ये मिला। रुक जाओ खतौली याद दिला अरुण भाई को। अरुण अब ज्यादा हो रहा है, देखो अब शांत हो जाओ, नहीं अब शांत हो जाओ। बोलो हमने कहा- रोहित, देखिए, बोलो आप। विजेश जी, स्थिति ये है
कि देखिए ये जितने चक्रव्यूह और ये सब जो भी त्रिपाठी जी ने बताया कि ये सारे रच रहे हैं गली गली जाके, ये सब रचने की जरूरत ना होती। सांस्कृतिक ऊर्जा, करेक्ट, ये नया शब्द है। हाँ, ये आई रियली अप्रिशिएट हिम। नहीं बिल्कुल बिल्कुल इनको अप्रिशिएट करना भी चाहिए, क्योंकि समस्या ये है कि ये शाखा के निकले हुए जो है लोग हैं और इनको सुबह सुबह सिर्फ यही समझ में आता है और यही पढ़ाया जाता है। देखो आप भी निरुत्तर हो, इसका खोज नहीं पाए इसी ऊर्जा का। आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा, जो जनता की ऊर्जा है, दो जवाब इसका। जो जनता की ऊर्जा है जब वो निकलेगी तब भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो जाएगी। मजा नहीं आया इसमें। नहीं, आप मुझे ये बताइए, राकेश त्रिपाठी को क्यों नहीं मिलती है सांसदी की टिकट? अभी आशुतोष वर्मा चले गए, आशुतोष वर्मा को टिकट दे देगी भारतीय जनता पार्टी। रोहित अग्रवाल को अरे ले जाओ भैया, अरुण रोहित की बहुत चिंता, अपने यहाँ ले जाके रख लो। टिकट मिली थी, ले जाओ, कोई पद दे दो, ये तो कभी भी एक आध सीट मिले तो इनको दे दो, ले जाओ, एक अच्छा प्रवक्ता मिल जाएगा। ओके शैलेंद्र तिवारी, थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया। वक्त कम है। शैलेंद्र तिवारी, कांग्रेस अपने रिवाइवल के लिए कुछ प्लान बना रही है यूपी में, या जैसे है वैसे चलता ही रहेगा? नहीं, आप देखिए, आप तमाम मुद्दों पे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, हर मुद्दे पर फर्स्ट मूवमेंट अगर किसी का होता है तो वो कांग्रेस पार्टी का होता है। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में अपनी नीतियों को, अपने विचारों के साथ जाती है, झूठ फरेब नहीं बोलती है। 300 350 रुपये का सिलेंडर दिया था, 1100 का सिलेंडर नहीं दे रही है। उनके पास एक ऊर्जा है जो अभी बता रहे थे, आपके पास भी कोई ऊर्जा है? देखिए, तमाम सांस्कृतिक ऊर्जाएं जो हैं वो हमारे तमाम साथियों को इनके द्वारा मिली, हमारे तमाम साथियों को जो और बड़ी गजब की ऊर्जा होती है, तुरंत रॉकेट करती है। जी जी, तो उसमें यही है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मुहूर्त देखी तीन तैसी। इनकी जो ऊर्जा है उसमें पुर्जा ढीला हो चुका है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मायूसी छोड़ो और सामने आओ। सुन तो लीजिए सर, इनकी जो ऊर्जा है उसका पुर्जा अलग हो चुका है। कोई भाई रोहित भाई के पास है, कोई आशुतोष भाई के पास है, कोई अरुण भाई के पास है, कोई दुबे जी के पास है। अब बात समझिए, आपके पास भी है कोई हमारे पास? हाँ, हमारा सर, हमारी ऊर्जा, हमारा पुर्जा सब हमारे पास ही है, बात समझिए। ऑलराइट, सुशील दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब आने वाले वक्त में आपको लगता है कि यूपी में वोटर्स के बिहेवियर पैटर्न में कोई तब्दीली होगी, या वही बाइपोलर प्रणाली ही चलेगी? बाइपोलर रहेगी ब्रजेश जी। देखिए, राजभर जी अटल फाउंडेशन की जो ब्रजेश पाठक जी वाली है उसके से अध्यक्ष है, तो राजभर जी को आप ब्रजेश पाठक जी में छोड़ दीजिए। अरे पर्सनल फ्रेंडशिप है, आप कैसी बात? ओ काम हो गया, वो पीला पल, वो ठीक हो, हमने कहा ना उनके लिए अब वो सब व्यवस्था पूरी है। सबके दोस्त। दूसरा में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, बैठ के चाय पीते हैं, दलित जो जमीन का मामला, जो दलित का मामला किया है योगी जी ने, जो दलित का मामला किया है जमीन का, सार्थक है बिल्कुल। लेखपाल, वकील, डीएम ऑफिस और भू माफिया, ये मिलकर सालों साल उस दलित की जमीन की मारा नाश कर देते थे, और रुपया पे रुपया। अब ठीक है, अब आप सही मानते हो, ये जमीन क्लियर है, जिसको चाहे दे। और 45 लाख करोड़ का जो MOU हुआ है, ये उसके परिप्रेक्ष्य में भी हुआ है, जमीनें तो उनकी भी तो है। ये जो मतलब इजी है बेचना, आराम से बेच लो, बिना किसी हाय के बेच लो। उससे ज्यादा रुपया कमीशन में यहाँ जाता था। 100% जो इन्होंने माफिया वाली बात कही, ये नया माफिया राज आएगा, उसी लिए ये नियम बनाया है। अब उस समय था, इस समय था, माफिया से। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सबने डिबेट में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, अपनी अपनी राजनीतिक मसले रखे, व्यक्तिगत भी मसले आप लोगों ने स्कोर सेटल किए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपका धन्यवाद, नमस्कार।